I. It doesn't matter who you are, where you come from. The ability to triumph begins with you. Always. Today is 6th of April 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। बनेरघट्टा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कर्नाटका। पंजाब का है फुलकरी फेमस एम्ब्रॉयडरी फॉर्म। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। श्यामा टनल जम्मू एंड कश्मीर में है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। आज के सवाल है द नीलगिरी माउंटेन रेलवे enlisted as a UNESCO heritage site is located in which part of India? Which festival is known as Mahakumbh of East? Buland Darwaja is the highest gateway in the world. It is situated in which part of the country? Who were the first European to come to India for trade? The Guru who founded the Khalsa was. So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है wanton, इसका मतलब है प्रचंड, क्रूअल और वायलेंट एक्शन में, डेलिबरेट एंड अनप्रोवोक्ड, डेलिबरेट, विलफुल, मैलिशियस। लेबरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया, अ कॉम्प्लिकेटेड इररेगुलर नेटवर्क ऑफ पैसेजेस और पाथ्स इन विच इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वंस वे। जैसे एक कॉम्प्लेक्स भूल भुलैया टाइप प्लेस है, वहां से निकलना डिफिकल्ट है। असेटिज्म का मतलब होता है वैराग्य, ascetic, severe self-discipline and avoidance of all forms of indulgence typically for religious reasons. Loiter इसका मतलब होता है देर करना, to move or act slowly. De facto का मतलब होता है वास्तव में, actually, जैसे de facto head है और de jure head है। De facto का मतलब denoting someone or something that is such in fact, वास्तव में। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज 6th of April है। आज हम इन दोनों सवालों पर आंसर राइटिंग करेंगे। ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे हमें नोट तैयार करना है। जीएस रिवीजन क्लास में इसको रिवाइज किया था। इस साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड, कल ही हमने अंटार्कटिका के बारे में पढ़ा, आज मॉर्निंग जीएस रिवीजन में भी। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स इंपॉर्टेंट है, इस पे एक इंपॉर्टेंट बिल भी इंडिया ने अभी इंट्रोड्यूस किया है। नॉर्थ मतलब आर्कटिक, साउथ पोल मतलब अंटार्कटिक। इन दोनों पे हमें एक नोट तैयार करना है, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिका ट्रीटी एटसेट्रा। सो दीज आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम जो 4th of April है उसका आंसर डिस्कशन भी करेंगे। सी, यहाँ मैं देख रहा था प्रेसिडेंट बस एक बचा है इंपॉर्टेंट पार्ट 3 में, वाइस प्रेसिडेंट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम प्राइम मिनिस्टर और कॉम कर लेंगे और फिर एक पार्लियामेंट करेंगे, तो हमारा ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज जुडिशरी हमने पहले ही कर लिया है। फिर हम स्टेट गवर्नमेंट पे आ जाएंगे। ओके, और जीएस रिवीजन क्लास में आज ये सारे टॉपिक्स हुए हैं। कवर दीज टॉपिक्स एवरीडे बेसिस पे, बैकलॉग नहीं करना है। जैसे अंटार्कटिका आज हमने पढ़ा, रिवाइज इट कंसोलिडेटेड, RFID NFC, रोज का काम रोज होना जरूरी है। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर, वेंसडे अप्रैल 6। फर्स्ट जो न्यूज है वो है अगेन मुल्ला पेरियार डैम से रिलेटेड। लेट डैम कमिटी कंटिन्यू फॉर अ ईयर। ये जो मुल्ला पेरियार डैम है, ये डैम है केरला में। डैम का ऑपरेशन होता है तमिलनाडु के पास। तमिलनाडु के जो 5 जिले हैं उनको वाटर का सीवियर रिक्वायरमेंट होता है। सो दैट इज वाई वाटर सप्लाई डैम से एक बहुत बड़े यहाँ पे पाइप्स एंड टनल्स बना रखे हैं, उससे वाटर सप्लाई तमिलनाडु के जिलों में होता है। तमिलनाडु बोलता है इसका हाइट बढ़ाओ बिकॉज वाटर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। केरला बोलता है बिकॉज डैम पुराना हो गया है, हाइट बढ़ेगी तो रिस्क है, सेफ्टी का रिस्क है, तो हाइट कम करो। इसी बात का फाइट है। इस फाइट में एक इसकी मैनेजमेंट के लिए एक कमेटी बना दी थी, तो उसका काम था जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है डैम का, उसको मैनेज करना। अब एक और बिल इंट्रोड्यूस हुआ था और बनाने की बात थी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, इस नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो यूनियन सेंट्रल लेवल पे रहेगा, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन भी होगा। इसका मैंडेट होगा नॉट ओनली मुल्ला पेरियार बट पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी पुराने डैम्स हैं, डायलैपिडेटेड हैं, ओल्ड डैम्स हैं, उनकी सेफ्टी को इंश्योर कराना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मुल्ला पेरियार डैम सुपरवाइजरी कमेटी अभी कंटिन्यू रहेगी, जो अभी प्रोसेस है स्टेटस को मेंटेन रहेगा। कमेटी एडमिनिस्टर करेगी मुल्ला पेरियार डैम को।
इसके बाद जब नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी नए डैम सेफ्टी एक्ट के थ्रू बन जाएगी, फंक्शनल हो जाएगी, तो ये कमिटी अबॉलिश हो जाएगी और वो सारा काम ट्रांसफर हो जाएगा दिस न्यू डैम सेफ्टी अथॉरिटी, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। सो दिस इज द डिसीजन कि डैम कमिटी अभी कंटिन्यू रहेगी फॉर अ ईयर। 1 साल के अंदर ये अथॉरिटी रेडी हो जाएगी, फंक्शनल हो जाएगी, तो कमिटी का पूरा काम फिर नेशनल सेफ्टी अथॉरिटी, डैम सेफ्टी अथॉरिटी मैनेज करेगी। तो वंस द नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी फुल्ली फंक्शनल हो जाएगी, फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजरी कमिटी जो है वो इस अथॉरिटी को ट्रांसफर हो जाएगा और जो कमिटी है मुल्ला पेरियार कमिटी वो डिसॉल्व हो जाएगी। दिस इज द प्लान। गोटाबया गवर्नमेंट लूजेस मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, सो दिस इज अगेन ट्रबल श्रीलंका में। देन पाकिस्तान में भी ट्रबल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट सीक्स डिटेल्स ऑफ नो ट्रस्ट प्रोसेस। देन दिस इज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ब्लॉक्स 22 यूट्यूब न्यूज चैनल। एक्चुअली क्या होता है, जो यूट्यूब भी है इसमें एक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा रूमर मॉन्गरिंग होता है, भड़काऊ बातें होती है जो हमारे सोशल फैब्रिक को तोड़ने की कोशिश करती है, जो एंटी कंट्री होती है। सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो हैं इसको इंश्योर कराना ज़रूरी है। सो इसके लिए एक बिल आया था दिस आईटी रेगुलेशन एक्ट 2021, आईटी रूल्स एक्ट 2021। एक बार आप नोट्स में देखो, ये बहुत अच्छे से हमने रिवाइज किया था आईटी रूल्स 2021। इसमें आंसर राइटिंग भी किया है। आप वेबसाइट पे जाओ, ऊपर सर्च में अब जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड सर्च करोगे ना, उससे रिलेटेड अब हमारा कंटेंट भी इतने एनरिच हो गए, आप उसको सर्च करो, यू विल गेट दैट कीवर्ड कि वो हमने किस डेट को डिस्कस किया था और उसमें कितने आंसर्स एटसेट्रा आपको सब मिल जाएंगे। तो सर्च का यूटिलाइजेशन का। अब ये जो आईटी रूल्स 2021 है, बेसिकली ये किस लिए था? ये था कि जो सोशल मीडिया है, डिजिटल न्यूज़ है, यहाँ एक अकाउंटेबिलिटी सेट किया जाए। कई बार हम देखते हैं व्हाट्सएप में फॉरवर्ड्स आते हैं, सोशल मीडिया फेसबुक में फॉरवर्ड्स आते हैं, कोई बेसिस नहीं है, जीरो क्रेडिबिलिटी है, बस रूमर मॉन्गरिंग है। तो आइडेंटिफाई करो फर्स्ट ओरिजिनेटर क्या है कंटेंट का, किसने स्टार्ट किया उसे। अथॉरिटी कंसिडर एंटी नेशनल, तो ये एक होगा ताकि अकाउंटेबिलिटी हो। ये जो रूमर्स हैं या मिसशिफ मॉन्गरिंग है, इन सब चीज़ों को बंद करें। एक ग्रीवेंस ऑफिसर होगा, कॉम्प्लायंस इनको फॉलो करना पड़ेगा, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर एट्सेट्रा। जो डिजिटल न्यूज़ है, वो जो टीवी होता है वो तो केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के अंदर आता है। जो प्रिंट होता है वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर है। इनके जो डेटा है उसको फॉलो करें। सेल्फ रेगुलेटरी होना ज़रूरी है, इनकी जो गाइडलाइंस है फॉलो करें। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ भी होना चाहिए और एथिक्स जो हैं, एथिक्स यहाँ पे इंश्योर कराना ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्रीज को ओवरसाइट मैकेनिज्म के थ्रू मॉनिटर करेगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं ओवर द टॉप, जैसे बहुत सारे अभी प्लेटफॉर्म्स का हमने देखा, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, दीज ऑल आर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। पिछले कुछ टाइम पे ये भी देखा गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक्सेसिव न्यूडिटी है, एक्सेसिव वल्गरिज्म है और जो लैंग्वेज है, कंटेंट है, वो भी करेक्ट नहीं है। जो यहाँ पे जो कंटेंट है उसको कैटेगराइज करना ज़रूरी है, जैसे वो यूनिवर्सल है या फिर वो केवल एडल्ट कंटेंट है, 16+ का है, वॉयलेंस है, इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। पेरेंटल लॉक की बात हो, एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म हो, तो ये 3 जो है सोशल मीडिया, डिजिटल न्यूज़ और ओटीटी प्लेटफॉर्म, इनके लिए आया था ये आईटी रूल्स 2021। दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसी के तहत ये जो चैनल्स थे फेक न्यूज़ एट्सेट्रा, तो इनको ब्लॉक किया गया है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ओके, अब जो नेक्स्ट है, दिस इज रेस अगेंस्ट टाइम। ये नई पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग बन रही है, फुल स्विंग में है ट्यूसडे। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया राज्यसभा को कि तकरीबन 44% ये कंप्लीट हो गई है। दिस इज रेस अगेंस्ट टाइम। देन दिस इज ई सर्विलांस, सो दिस इज पेज नंबर 2। अब हम आते हैं एडिटोरियल में। एडिटोरियल में बात है एट अ क्रॉस रोड्स। यहाँ प्राइमरली बात है श्रीलंका। श्रीलंका में जो ये क्राइसिस हुआ उसके रीजंस क्या हैं? बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो जैसे श्रीलंका एक स्मॉल कंट्री है, आइलैंड नेशन है, तो ऑब्वियसली इसके पास प्रोडक्शन इस स्केल का नहीं होगा कि ये सेल्फ सफिशिएंट होगा, हर ज़रूरत की चीज़ ये यहाँ पे प्रोड्यूस करे, ये पॉसिबल नहीं है। तो श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ होती हैं ये इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है, इम्पोर्ट। तो इंपोर्ट के लिए आपको चाहिए होता है फॉरेक्स रिजर्व, रेवेन्यू का कोई सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए जिससे आप एसेंशियल चीज़ों को खरीद पाओ।
रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम श्रीलंका का होता था से टूरिज्म, सर्विस सेक्टर, और ये चीज़ कोविड-19 से फ्लॉप हो गया। पिछले कुछ टाइम पे ये भी देखा था चाइनीज़ जो पॉलिसी थी, जैसे चाइना ने श्रीलंका को डेट ट्रैप में फंसाया, तो इन सब चीज़ों के कारण भी इसके मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स नहीं वर्कआउट हुए। प्लस एक और कल्चर होता है, वो होता है फ्री बीज का। देखो फ्री जैसा कुछ नहीं होता, फ्री बीज नहीं होती है। फ्री बीज होती है मतलब समवन एल्स इज पेइंग द टैक्स और उस टैक्स से आपको फ्री में चीज़ें मिल रही है, तो इससे जो बर्डन है वो बस ट्रांसफर हो रहा है। सो दैट इज वाई जो फ्रीबीज का कल्चर होता है, दिस इज नेवर एवर साउंड इकोनॉमिक्स। इन सब चीज़ों के कारण श्रीलंका की फंडामेंटल्स बहुत वीकन हो गए, और फिर कोविड-19 का हुआ, और फिर जैसे अब श्रीलंका डिपेंडेंट है टूरिज्म सेक्टर पे। अब टूरिज्म और टेररिज्म साथ में थोड़ी चलेगा। टेररिज्म के यहाँ पे अटैक हुए, फिशर्स होने लग गए, अल्ट्रा जिंगोइज्म होने लग गया, ऑब्वियसली लोगों ने जाना बंद कर दिया यहाँ, और उसके कारण यहाँ की इकोनॉमी और ज़्यादा बैकसीट पे आ गई। तो इन सब चीज़ों का एक कल्मिनेशन ये हुआ कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है। बेसिक बेसिक चीज़ें जैसे मिल्क हुआ, खाने का सामान हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये चीज़ें खरीदने के पास भी पैसे नहीं हैं, सप्लाईज नहीं है। तो श्रीलंका में डायर अभी सिचुएशन है। इवन जो हॉस्पिटल्स हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, वो भी स्टॉप करने का, राशन करने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ रही है। तो इट इज़ एपरेंट दैट जो यहाँ का लीडरशिप है उसके लिए गुस्सा होगा पब्लिक का, और वो चीज़ यहाँ पे अब दिख रहा है। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने इनके रिज़ाइन कर दिया, प्रोटेस्ट अब हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, स्ट्रीट्स पे डिमांड आ रहा है चेंज एंड रिलीफ का। यहाँ प्राइमरली जो गवर्नमेंट है वो राजपक्षा गवर्नमेंट है। ये ब्रदर्स हैं, गोटाबया राजपक्षा, महिंदा राजपक्षा, ये एक ब्रदर्स हैं, ये सभी डिफरेंट पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो इनके अगेंस्ट यहाँ पर एक एक डिसेंट क्रिएट नज़र आ रहा है। अब ये हमारे काम की चीज़ है। इकोनॉमिस्ट हैव सजेस्टेड दैट श्रीलंका में नीड अ ब्रिज लोन। अभी फिलहाल तो एसेंशियल चीज़ों के लिए लोन लेने की ज़रूरत है, और रिमेंबर जयशंकर साहब ने भी कहा था हम एसेंशियल चीज़ें प्रोवाइड करें। एसेंशियल चीज़ों में हमने क्रेडिट लाइन देने की बात किया, जो इनको लोन रीपेमेंट था हमने उसकी डेडलाइन बढ़ा दी, करेंसी स्वैप अग्रीमेंट भी किया। हम अपने तरफ से इंडिया ने इसको सपोर्ट किया है। अब एक्सटर्नल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, डेट रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि ये फिर से खड़ा हो पाए, श्रीलंका अपने वापस फुट पे आए। बट सच डिपेंड्स ऑन वेदर देर इज अ क्रेडिबल लीडरशिप। तो ये भी एक सवाल है। तो श्रीलंका भी क्रॉस रोड्स में है। गोइंग वन वे में लीड टू डेट ट्रैप, सोवरेन डिफॉल्ट एंड पॉसिबल बैंकरप्सी। डेट ट्रैप, डिफॉल्ट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, ये एक चीज़ है। ऑन दी अदर हैंड, present unrest provides an extraordinary opportunity to change its political and administrative paradigm. See, every जो क्राइसिस होता है वो अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज होता है। 1991 की दिन हम भूले नहीं है। 1991 में इंडिया में भी सीवियर शॉर्टेज हो रहा था, तो हमने इस क्राइसिस में रिफॉर्म्स लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सो श्रीलंका को भी पॉलिसी में एक चेंज लाने की ज़रूरत है। जो ब्लोटेड गवर्नमेंट है, एक्सेसिव सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर है, प्रॉफ्लिगेट वेज ऑफ दोज इन पावर, लैक ऑफ अटेंशन टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग है, इन सब चीज़ों का कल्मिनेशन ये मैस हुआ है। एक और टेंडेंसी अक्सर स्मॉलर कंट्रीज में ये होती है, वो मैच करना चाहते हैं सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर को। अब ऑब्वियसली जैसे पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम होती है, पाकिस्तान छोटा कंट्री है, बट अननेसेसरी उसका सारा जो फोकस रहता है वो रहता है यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंसिव वेपन्स खरीदना है एटसेट्रा। सेम इज विद लाइक नॉर्थ कोरिया, इधर फूड शॉर्टेज होता है बट इनको मिसाइल टेस्ट करना जरूरी है। सो दिस इज अगेन प्रायोरिटीज। तो लैक ऑफ अटेंशन टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, सेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग है, इन सब के कारण ये मैस क्रिएट हुआ है। मच ऑफ दिस नीड्स टू चेंज। मेजोरिटेरियन मोबिलाइजेशन भी अलाउड टू कवर अप पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फेलियर। अक्सर क्या होता है, रोम एक कंट्री था, रोम कंट्री था, रोम में जब भी क्राइसिस होने लगता था ना, वो गेम्स कराना चालू कर देते थे। स्पार्टा, ये है स्पार्टा, लाइक दैट, जो ग्लैडिएटर्स होते थे। वाई? टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ पीपल। मेजोरिटेरियनिज्म मोबिलाइजेशन होता था, फ्री बीज होता था। तो पेनी वाइज पाउंड फुलिश अक्सर जनता होती है, वो लॉन्गर बिगर पिक्चर होती है वो देख नहीं पाती, और फिर इस टाइप का क्राइसिस होता है। तो मेजोरिटेरियनिज्म मोबिलाइजेशन जो है, जो कवर अप करने के लिए किया जाता है पॉलिटिकल इकोनॉमिक फेलियर को, उसको स्टॉप करे। इंक्लूसिव आउटलुक होना चाहिए,
पीपल को भी रियलाइज करना चाहिए वोटिंग ऑन इमोशनल इश्यूज रिलेटेड टू रेस एंड रिलीजन only helps the ruling class and seldom benefits them. This we all need to understand. Only such a momentous change on the political and social level will lead to their economic emancipation. Because in the end, governments की ड्यूटी क्या होती है? They are responsible, accountable to people. अगर बेसिक हेल्थ केयर क्राइसिस हो रहा है, बेसिक चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर सेट कराना जरूरी है. सो दिस इज एट अ क्रॉस रोड्स. अब ये है इन द मिडिल. सी, हमने कोई स्टैंड चेंज नहीं किया है यूक्रेन और रशिया क्राइसिस में. वी आर जस्ट फॉलोइंग जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बोलती है. अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला था कि हम नॉन अलाइंड है, एब्सेंट भी हुए थे हम यूनाइटेड नेशंस में जो वोटिंग हुआ. अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट आया है कि रशिया की तरफ से जो यहाँ पे क्राइसिस हुआ है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ है, उसको हम कंडम कर रहे हैं. जो इस टाइप का सिवियर लाइफ लॉस भी हुआ है, सिविलियन लाइफ लॉस हुआ है, वी कंडम इट. So we also condemn it. In the middle, Ukraine war, India must fulfill its responsibilities as a non-aligned democracy. We are non-aligned. इंडिया का जो रोल है वो रेलेवेंट बना रहे. हमें इन सब चीज़ों को, बहुत सारे फैक्टर्स को भी एड्रेस करना पड़ेगा. स्ट्रीम ऑफ डिग्निटरीज देखो, पिछले कुछ 2 हफ्तों में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर भी, देन एनएसए, डीवाई ऑफ यूएसए, रशियन फॉरेन मिनिस्टर, पूरे वर्ल्ड से डिग्निटरीज इंडिया आए हैं. सो दिस टेल्स कि इंडिया का स्टेटस जो है, क्लाउट है, वो बहुत मैटर करता है. यहाँ पे मैसेज जो है यूरोप की तरफ से, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से, वो क्लियर था. 3 प्रोन्ज था इंडिया को. इंडिया टू चेंज इट्स वोट एट द यूएन, ये हमसे डिमांड किया गया. जहां अभी तक हम एब्सटेन रहे हैं. रिजोल्यूशंस जो आए थे क्रिटिकल ऑफ रशियाज इन्वेजन, पहला डिमांड. दूसरा डिमांड ये आया, एक्सेलरेट नहीं करें परचेज ऑफ रशियन ऑयल बीन जो हमें डिस्काउंट पे मिल रहा है. थर्ड डिमांड था, डिस्करेज करें इंडिया को कि रूपी रूबल नेशनल करेंसी बेस्ड पेमेंट मैकेनिज्म भी हम आगे नहीं बढ़े, ताकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड की सैंक्शंस है रशिया उसको सरकमवेंट नहीं कर पाए. तो ये 3 डिमांड्स थी वेस्टर्न वर्ल्ड्स की इंडिया से. पहला यूएन पे वोट, दूसरा रशियन ऑयल, तीसरा रूपी रूबल मैकेनिज्म. इन 3 चीज़ों पर इंडिया आगे नहीं बढ़े. इंडिया ने इसको कैटेगरिकली बताया कि इंडिया इंडिपेंडेंट सोवरेन पॉलिसी रखता है, हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे. ये चीज़ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी कहा और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा. ईएएम ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे. यूरोपियन कंट्रीज जो है उन्होंने भी इनफैक्ट जो ऑयल इनटेक है वो रशिया से कट नहीं किया है. सो दे हैव गॉट नो राइट टू लेक्चर अस. फिर वॉशिंगटन 2+2 मीटिंग भी है. काटसा का थ्रेट है, जैसे S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम जो हम रशिया से लेंगे, तो अभी उस पर क्लैरिटी नहीं है. काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट का क्या होगा. G20 समिट में भी अभी बात है रशिया को हटाओ वहाँ से, ऐसी डिमांड्स है. हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है. तो गवर्नमेंट जो है एक्सटर्नल प्रेशर पे हम वो नहीं करेंगे, दिस इज क्लियर. बट हमें अपना स्टैंड भी देखना चाहिए कि यहाँ पे किस सिचुएशन में किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही है. देन रशिया अनलाइकली टू रेलिंक्विश एरियाज ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन. आगे क्या होगा, ये और मेसियर होगा फाइट. देन व्हाट, फिर हम क्या करेंगे. सो इंडिया को अभी रैपिड डेवलपमेंट जो थिएटर ऑफ वॉर में हो रहा है वहाँ पे एक कीन आई रखे. ईयर ऑन व्हाट पार्टनर्स ऑन बोथ साइड प्लान नेक्स्ट एंड एबिलिटी टू कीप इट्स माइंड ओपन ऑन वेयर इट्स इंडियाज रेस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लोबल डेमोक्रेसी और जो हमारा ट्रूली नॉन अलाइंड पावर है वो रहता है. तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया आगे बढ़े तो बेहतर है. सो दिस इज इन द मिडिल. स्ट्रेंथन सेक्युलरिज्म हैव सेव द रिपब्लिक. यहाँ बेसिकली बात है जो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका का ऑर्डर आया था कि यूनिफॉर्म होना क्यों ज़रूरी है स्कूल में. अब इसमें जो बात है उसमें हम जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में है प्राइमरली वो यहाँ से रिलेटेड पॉलिटी देखते हैं. देखो, इंडिया जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है. मैंने आपको प्रीएम्बल बताया था ना, प्रीएम्बल जीएस रिवीजन में हमने एक एक वर्ड बहुत अच्छे से देखा था और उसका आंसर राइटिंग भी किया था. प्रीएम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज आईडी ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो प्रीएम्बल हमारा क्या बोलता है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है. तो सेक्युलरिज्म का एसेंस ये होता है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा. ये आर्टिकल्स 27 एंड 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है. आर्टिकल 27 क्या बोलता है, नो टैक्स कैन बी लेवाइड फॉर प्रमोटिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन. रिलीजन में जैसे एक टाइम था कर लगाने लग गए थे, दिल्ली सल्तनत था, मुगल्स, जिजिया कर वगैरह ऐसा हो रहा था. ऐसा नहीं है इंडिया. इंडिया में कोई टैक्स नहीं देना है
for promoting any particular religion. In other words, no public revenue is permitted to be spent in favor of any particular religion. ये हमारी पॉलिसी रही है. आर्टिकल 28 बोलता है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी गिवन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस wholly maintained out of state funds. सेम आर्टिकल ये भी बोलता है नो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड और एडेड बाय द स्टेट shall compel any person to attend religious classes or worship therein. So these are our secular credentials. हमारा जो सेक्युलरिज्म है ये पॉजिटिव भी कहा जाता है बिकॉज हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म नेगेटिव होता है तो वहाँ क्लियर कट सेपरेशन होता है सरकार का और रिलीजन, दोनों अलग अलग चीज़ है, मिक्स नहीं करना है. ये वेस्टर्न है. हमारा ये होता है कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे अमंग रिलीजन्स. आर्टिकल 25 एम्पावर करता है स्टेट को टू रेगुलेट सेक्युलर एक्टिविटीज. नाउ सी, एक तरफ तो सेक्युलरिज्म है, एक तरफ रिलीजन भी है, बट हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज भी है. फंडामेंटल ड्यूटीज में भी क्या होता है कि जैसे हेट्रोडॉक्सी है, या फिर जो अनटूवर्ड एक्टिविटीज हैं, या फिर रिलीजन्स में भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है. तो वो चीज़ अगर हमारा मॉडर्न आउटलुक जो है कंट्री का, प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ जो है, अगर क्लैश हो रहा है तो वहाँ पे भी हमें रिविजिट करने की ज़रूरत पड़ेगी. तभी 2020 के शुरुआत में आई रिमेंबर एक स्पेशल जज का बिगेस्ट बेंच बनाने की बात थी. वो ये सारे मुद्दों को देखने वाला था कि एक तरफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस आती है और दूसरी तरफ हमारा मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल आउटलुक आता है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, सो वी हैव टू बी प्रोग्रेसिव. साइंटिफिक टेम्पर होना ज़रूरी है. इन दोनों में अगर क्लैश होता है तो किस तरीके से आगे बढ़े, इस बात पे एक बेंच बनना था. ऑल्दो वो डिले हो गया, बट द पॉइंट इज कि आर्टिकल 25(2)(a ये भी बोलता है कि सेक्युलर एक्टिविटीज जो है उसको रेगुलेट किया जा सकता है. अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मॉडर्न जो हमारी वैल्यू सिस्टम है उसके साथ सिंक नहीं हो रही है, तो फिर गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरवीन करके उसको चेक लगा सकती है. आर्टिकल 15 बोलता है, प्रोहिबिट करता है एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन. सो दैट इज वाई वी आर हैविंग दिस पॉजिटिव आउटलुक. रिलीजन, रिलीजियस वैल्यूज, सेंटिमेंट्स को भी हमने यहाँ पे एक्नॉलेज किया है, बट एट द सेम टाइम जो मॉडर्न फॉर्म है, जो प्रोग्रेसिव वैल्यूज है, इक्वालिटी ऑफ विमेन की बात है, इन सब चीज़ों पे भी हम आगे हैं. तो इसके लिए आर्टिकल 25(2) ये बोलता है कि हम सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं. देन फंडामेंटल राइट्स में भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ. रिलीजियस प्रैक्टिसेस अगर इसके अगेंस्ट जा रही है, पब्लिक ऑर्डर के, मोरालिटी के और हेल्थ के, तो स्टेट फिर वहां पे इंटरवीन कर सकता है. फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एंजॉय द सेम स्टेटस एज अदर सेक्युलर राइट्स सच एज इक्वालिटी बिफोर लॉ, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू लाइफ, लिबर्टी. तो ये चीजें तो सैक्रोसेंक्ट है. इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा ही, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगा, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 सुप्रीम है, लिबर्टी दिया है. तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये ज़्यादा इन पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. बट जब बात आती है रिलीजन की, तो इन तीन चीज़ों पे, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, यहाँ इंटरवीन किया जा सकता है. तो इट इज़ क्लियर दैट सेक्युलरिज्म एनश्राइन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द स्टेट हैज़ नो रिलीजन. इंडियन स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द फाउंडेशनल प्रिंसिपल. तो यही चीज़ इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस श्री राजनारायण सुप्रीम कोर्ट केस में भी कहा था, द स्टेट शैल हैव नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन. और हमारे यहाँ हमेशा ये बात होती है सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव. तो दिस इज संभाव, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की हमेशा बात होती है. और इंडिया कोई थियोक्रेसी भी नहीं है, रिलीजियस स्टेट भी नहीं है जैसे कुछ कंट्रीज हैं उनका एक स्टेट रिलीजन होता है, हमारा ऐसा नहीं है. सो दिस इज दैट. सो थियोक्रेटिक जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पे जैसे मेजॉरिटी रिलीजन, अनवर्क, ऐसा इंडिया नहीं है. देन थियोक्रेटिक जो होता है, यहाँ हम रिलीजियस लॉज भी नहीं होते हैं, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम होता है, रिलीजियस लॉज नहीं. तो धर्मशास्त्र ऐसा नहीं है. देन इसके बाद ये बताया है कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में. तो द पॉइंट इज कि ये जो बातें हैं सेक्युलरिज्म की और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है हमारी, इसको अपहोल्ड करना ज़रूरी है. तो जो फ्रीडम स्ट्रगल जिन्होंने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इंडिया बिकॉज एक मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टर इंडिया का रखता है. जिससे हमने कंपैरिजन एक देखा था ना, यूएसए क्या होता है, एक जाइंट मेल्टिंग पॉट होता है, मेल्टिंग पॉट. जो भी यूएसए जाता है वो यूएस अमेरिकन बन जाता है. इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ जाइंट थाली,
एवरी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, एवरी इंग्रेडिएंट मेंटेन इट्स यूनिक आइडेंटिटी एंड टुगेदर वी फॉर्म a good end product, that is India. So secularism was chosen as the foundational principle of republic to keep the nation united. Enlightened citizens should realize that if secularism is jettisoned, the hard-won national unity will be in peril. 1. It is the patriotic duty of every citizen to strengthen secularism and thus save the republic. तो ये आर्टिकल लिखा है पीडीटी आचार्य साहब ने, अब फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं लोकसभा के. सो दिस इज दैट. ये CUET की बात है, DU एडमिशन वगैरह, क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं. देन मेकिंग स्पोर्ट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल. तो स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी होता है, स्पोर्ट्स को इनकलकेट करना ज़रूरी होता है, बिकॉज स्पोर्ट्स से आप सीखते हो लाइफ लेसन्स. आपको जीतना आता है तो हारना भी आना चाहिए. विन और लॉस ये दोनों पार्ट ऑफ लाइफ होता है. लाइफ ऐसे मूव होती है, विन लॉस दोनों पार्ट ऑफ लाइफ होता है. स्पोर्ट्स हमें ये क्वालिटीज सिखाता है. टीम स्पिरिट सिखाता है, टीम के लिए कैसे खेलना है, कोऑपरेट कैसे करना है, कॉम्पीट कैसे करना है, वो भी पॉजिटिव वे में कैसे कॉम्पीट करना है, नेगेटिव माइंडसेट से नहीं. ये सारी चीज़ें हमें स्पोर्ट्स सिखाता है. तो मेकिंग स्पोर्ट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल, सो दैट इज वाई स्पोर्ट्स शुड बी अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ. चैलेंजिंग द स्टिग्मा एंड स्टीरियोटाइप दैट सराउंड विमेन एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इन स्पोर्ट्स है. तो किसी भी टाइप का ये जो स्टिग्मा है ना, स्टीरियोटाइप, इससे हमें बाहर निकलना है, इसको दूर करना ज़रूरी है. ये प्राइमरली जैसे टोक्यो अभी पैरालंपिक्स भी हुआ, इसमें इंडियंस ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, दिस वाज फैंटास्टिक. और अभी यूनेस्को फिट फॉर लाइफ फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च किया है. फिट फॉर लाइफ, स्पोर्ट्स से हेल्दी भी होते हैं अपन. अब स्पोर्ट्स हमको एटलीस्ट, आप इतना अच्छे से पढ़ रहे हो, एक वॉक करो या फिर 15-20 मिनट का कोई आउटडोर एक्टिविटी करो, स्पोर्ट्स करो. इस चीज़ से आपको ओवरऑल अपनी प्रिपरेशन में बहुत बेनिफिट मिलेगा. दिस इज़ रिक्वायर्ड. तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, इम्पैक्टफुल स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हों, स्कूल करिकुलम में हम स्पोर्ट्स को एनकरेज करें, ग्रास रूट पार्टिसिपेशन हो, है ना. तो इन चीज़ों को हम बढ़ाएं. फिजिकल इनएक्टिविटी से हम बचेंगे. मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहा है, इसका सॉल्यूशन मिलेगा. सोशल एक्सक्लूजन है, इससे सॉल्यूशन मिलेगा. इनइक्वालिटीज़ दूर होगा. स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में. तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा है कि हमें स्पोर्ट्स क्यों लाना चाहिए और स्पोर्ट्स को एक इंटीग्रल पार्ट बनाना ज़रूरी है. UN इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस. डेवलपमेंट एंड पीस. ओके. सो स्पोर्ट्स के थ्रू हम बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स जो हैं उसको ब्रेक भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ द कॉर्पोरेट डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज़ है. टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है. दिस इज़ मैन्युस्क्रिप्ट रिटर्न एंड दिस इज़ ओवरस्टे. यहाँ प्राइमरली बात है रेगुलर टॉक. एक नया वेरिएंट मिला है SARS-CoV-2 का. SARS-CoV-2 पे हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं. इसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ और इस टाइप से नए नए वेरिएंट्स आते रहते हैं. अभी एक नया आया है XE रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट. लेट अस वेट एंड वॉच क्या होता है. तो इसका टेक्निकलिटी हम बस देख लेते हैं. वायरस डेड भी होता है, लिव अलाइव भी होता है, तो वायरस म्यूटेट करता है. जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण रिकॉम्बिनेशन होता है. रिकॉम्बिनेशन मतलब दो डिफरेंट लीनेज हैं वायरस की और वो मिलके एक हो गई. जो को इन्फेक्ट किया सेम सेल को, होस्ट को, फ्रेगमेंट्स एक्सचेंज हुए जीन्स के और इसके बाद एक नया कोई लीनेज बन गया. सो दैट इज रिकॉम्बिनेशन. ऐसा लिटिल एविडेंस है, अभी बहुत ज़्यादा इसके बारे में हमें पता नहीं है. हम कोशिश कर रहे हैं SARS-CoV-2 के डिफरेंट वेरिएंट्स को ट्रैक करना. सो दिस इज जस्ट एन अर्ली न्यूज़. दिस इज दैट. ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है. अंटार्कटिका बिल एंड वेरियस प्रोविजन. सी रिवीजन क्लास में हमने ये पढ़ा. अंटार्कटिका क्या होता है आज मॉर्निंग में ही देखा. दिस इज अंटार्कटिका. फिर अंटार्कटिका से रिलेटेड हमने बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पे देखे. गवर्नेंस कैसा होता है अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम में. 1959 में आई थी और शुरुआत में इसके 12 कंट्री थे, 54 कंट्री इसका मेंबर है. ये 12-10 चीज़ें हैं ना, ये अंटार्कटिका की है. सी आप सारे वीडियोस देखो, GS प्रीलिम्स रिवीजन भी देखो, न्यूज़पेपर भी करो और CSET का भी क्लास करो. 10 MCQ टेलीग्राम पे भी सॉल्व करो एवरीडे. ये सारी चीज़ें कलेक्टिव वे में आगे बढ़ रहे हैं. सो दैट इज़ वाई अगर आप ये थोड़ा टाइम निकाल के करोगे, से 90 मिनट्स के वीडियो हो गए. बाकी PDFs एंड जो दूसरा कंटेंट है वो आप टेलीग्राम से एक्सेस करो, गूगल ड्राइव ज्वाइन करो, उससे आपको सारा आर्काइव मिल जाएगा. कलेक्टिव वे में इन सब चीज़ों से आप बेनिफिट लो तो ये चीज़ बहुत हेल्प करेगा. अगर मिस आउट करोगे तो फिर सेलेक्टिव हो जाती है चीज़ें. जैसे ये हमने शुरू में ही आज मॉर्निंग में बहुत अच्छे से पढ़ लिया. अब इसके आगे बढ़ेंगे हम. एक्चुअली क्या होता है, पढ़ाने के दो तरीके होते हैं. एक तरीका तो ये होता है कि गिनती के 5 टॉपिक ले लो,
उसी में बहुत अच्छे से डिटेल करके केवल ये 5 टॉपिक ही पढ़ाओ, और स्टूडेंट भी खुश होता है कितने डिटेल में पढ़ा दिया, ज़्यादा बर्डन भी नहीं लग रहा है, टीचर को भी ईजी हो जाता है केवल 5 टॉपिक ही पढ़ाना है। बट ये ईजी प्रोसेस है, बट हम इसको इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज इससे रिजल्ट्स नहीं आते। रिजल्ट्स आने के लिए रेंज होना बहुत ज़रूरी है। 5 की जगह 500 टॉपिक पढ़ाएं, और 500 टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसके लिए ऑब्वियसली स्पीड से पढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। बट अब ये तभी मैच होगा जब स्टूडेंट सिंसियर स्टूडेंट है, वो भी अपना थोड़ा एफर्ट्स मैच करे, उसको पढ़ाए। अगर स्टूडेंट एफर्ट नहीं डालेगा तो ऑब्वियसली सारा बाउंस होना ही है। तो वी आर गोइंग फॉर दिस सेकेंड स्ट्रैटेजी कि एक्चुअल में हम सारा जो एग्जाम का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। दैट इज़ वाई मैं आपको आंसर राइटिंग भी करा रहा हूँ, टेलीग्राम के एमसीक्यू भी करा रहा हूँ, हिंदू न्यूज़पेपर डेली हो रहा है, पीडीएफ्स, नोट्स एटसेट्रा। सो दिस इज एन इकोसिस्टम। ओके, ये अभी हम अप्रोच फॉलो करने की कोशिश करें, बट यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स, अदरवाइज बहुत गैप्स हो जाएंगे, स्पीड से हम आगे बढ़ जाएंगे। और यूपीएससी इकोसिस्टम में भी 2 होते हैं सबसेट। एक सबसेट होता है वो यूपीएससी टॉक्स होता है, इसमें टॉक्स, स्ट्रैटेजीज, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बड़ी बड़ी बातें। दूसरा एक्चुअल कंटेंट होता है, वो होता है यूपीएससी टीच, जिसमें एक्चुअली में हम एक्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सिलेक्शन यहाँ से होता है, बातों से सिलेक्शन नहीं होता है। ओके, सो यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स। सो दिस इज दैट। अब जैसे रिसर्च बेस हमने पढ़ा, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये सब हुआ। दक्षिण गंगोत्री में हमने आइस शेल्फ जो था, या सेंट्रल मॉड लैंड, एक बड़ा सा यहाँ जोन है, वहाँ पे हमने 83 में बनाया, ऑल्दो अब ये डिसफंक्शनल है। इसके अलावा हमने हिमाद्री आर्कटिक में बनाया, नॉर्थ में। मैत्री, भारती अभी फुल्ली ऑपरेशनल है अंटार्कटिका में। इससे एक सवाल आ सकता है अभी, दिस इज इंपॉर्टेंट। पोलर रिसर्च भी पढ़ा, सागर निधि भी पढ़ा। अब जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है ना, बिल में क्या है, एक बिल आया है इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022। इसमें ऐसा है ना कि जो इंडियन एसेट्स हैं वहाँ पे, इंडियन पीपल है, उनको गवर्न करने के लिए वहाँ कोई डिस्प्यूट्स होगा तो वो इंडियन लॉज, इंडियन जो लेजिस्लेशन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डिसीजन होगा। ये इस बिल का प्राइमरली मैंडेट है। ये रेगुलेट करेगा विजिट्स, एक्टिविटीज इन अंटार्कटिका में, जो पोटेंशियल डिस्प्यूट्स है कॉन्टिनेंट में। तो इस तरीके से ये बिल आया है। बिल जो है वो स्ट्रक्चर बना रहा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं वेसल्स, चेक कर सकते हैं रिसर्च फैसिलिटीज। बिकॉज यहाँ हमने क्या देखा था, यहाँ नेशंस जो है ना वो इंस्पेक्शन भी हो सकता है, और टेरिटोरियल क्लेम पुट ऑन होल्ड है, कोई टेरिटोरियल क्लेम यहाँ पे नहीं है। पर जैसे हमारा जो बेस स्टेशन है, जैसे मैत्री और भारती हुआ, यहाँ अगर कोई एक्टिविटी होगा तो वो इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग होगा वो। दिस इज दैट। तो ये प्रोविजंस है, पार्ट ऑफ दिस इंडियन एक्सपीडिशन में जो होगा वो इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये चीज़ है। अंटार्कटिका इज नो मैंस लैंड। इंडिया यहाँ पे कोई टेरिटोरी क्लेम नहीं कर रहा है। इंडिया बस ये यहाँ बता रहा है कि जो सिग्नेटरी कंट्रीज ने भी ऐसा किया है कि इंडियन एक्सपीडिशन, इंडियन बेस स्टेशन जैसे ये भारतीय है, यहाँ जो भी एक्टिविटीज़ है वो इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग होगा। तो दिस इज दैट। अब अंटार्कटिका जो है, दिस इज अंटार्कटिका हमने पढ़ा था, दिस इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहाँ है, दिस इज साउथ में, 90 डिग्री साउथ। और ये है आर्कटिक। आर्कटिक में देखो लैंड मास नहीं है, यहाँ केवल ग्लेशियर्स टाइप मिलेंगे आपको, लैंड मास नहीं है आर्कटिक में। तो आर्कटिक जो है वो 90 डिग्री नॉर्थ है, देखो देर इज नो लैंड मास, और यहाँ पर एक प्रॉपर लैंड मास है साउथ में। तो दिस इज अंटार्कटिका। तो हमारा आज का जो दूसरा सवाल है वो है, प्रिपेयर अ नोट ऑन नॉर्थ एंड साउथ पोल। जैसे एक बार आर्कटिक ट्रीटी से सवाल आया था, कौन से कंट्रीज आर्कटिक ट्रीटी में है या नहीं है, लाइक दैट। सिमिलरली साउथ पोल जो अंटार्कटिका है, इस पे भी आप एक नोट रेडी करो। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। तो ये बिल अब बिल में भी ऐसा है, ये इंट्रोड्यूस हुआ है। जब तक इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें चेंजेस होंगे, जब ये एक्ट बनेगा देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी ये बिल है और वो भी इंट्रोड्यूस हुआ है। नो कोटा विदाउट क्वांटिफाइबल डेटा, डेसेंट इनटू इंस्टेबिलिटी, and this is ED, and protect assets of COVID orphans. This is important. कोविड में हमने देखा ऑर्फन्स हैं, इनका फ्यूचर सिक्योर, राइट सिक्योर करना ज़रूरी है। IPCC रिपोर्ट, जैसे हमने पहले जो आंसर राइटिंग किया था ना, उसमें जो एक्स्ट्रा अभी आपको 1 महीने में और क्या अंडरस्टैंडिंग आई, क्या लेसन्स और सीखे, उसको हाफ पेज में और ऐड कर लो आप, और फिर उसको सबमिट कर दो। अगर पहले नहीं लिखा है तो उसको ग्राउंड स्क्रैच से पूरा ये IPCC रिपोर्ट का एक समरी बना लो, एक छोटा सा। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएंगे। IPCC रिपोर्ट एंडोर्सेस इंडियाज पोजीशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल एक्शन प्रॉब्लम है, ये मिनिस्टर एक्सटर्नल MOEF CC ने यहाँ पे बताया हमें, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर साहब ने, भूपेंद्र यादव जी ने।
तो ये सब बातें हैं। सीपीसीबी भी कोशिश कर रहा है पॉल्यूशन कम करें, ग्लोबल वार्मिंग को कम करें। हमको फॉसिल फ्यूल का यूजेज कम करना पड़ेगा और जो क्लीन एनर्जी है उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए बजटरी एलोकेशन भी जरूरी होगा, तब जाके हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो कैप है उसको कंटेन कर पाएंगे। ब्रह्मोस सेल टू फिलीपींस अ बायलैटरल डील। सी, ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, अभी फिलीपींस को सेल करने की बात है। तो अब इंडिया क्या आर्म्स का एक्सपोर्टर भी बन रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, आर्म्स एक्सपोर्टर। इसरो सेंड कर रहा है टीम टू प्रोब ऑब्जेक्ट्स दैट फेल फ्रॉम स्काई। मैंने प्रॉमिस किया था ना इसरो का शेयर करना, मैं वर्क कर रहा हूँ, गिव मी अ कपल ऑफ डेज टाइम मोर। Then EU allies expel this India. अब सी, दिस इज अवर स्टैंड। इंडिया ने कंडम किया दिस इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बात किया। टीएस त्रिमूर्ति साहब ने बताया इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, यूएनएससी पे, कि सेफ पैसेज हो, एड करे, सप्लाईज करे। सो दिस इज अवर स्टैंड। इंडिया दिस, देन फ्रांस, वॉर, जर्मनी, एंड दिस इज मार्च में रिटेल ऑटो सेल्स फॉल हुआ। एफएडीए फ्लैग्स सप्लाई रूरल स्ट्रेस, डिमांड नहीं आ रही है। ईवीज एंड बैटरीज का कोई नॉर्म्स होना चाहिए। एचडीएफसी बैंक बॉन्ड सेल भी बढ़ा है। टेक्सटाइल कॉटन प्राइस बढ़ रहा है। रूरल इंडिया विल क्रिएट 1.2 करोड़ जॉब इन डेयरी सेक्टर, अमूल कोऑपरेटिव। ट्विटर टू नेम मस्क टू फर्म्स बोर्ड, एंड दिस इज स्पोर्ट्स। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। अब हम क्विकली आंसर राइटिंग देखते हैं। 4 अप्रैल। नो सी, आंसर राइटिंग करना भी जरूरी है, इससे ना एक पूरा सारा सिस्टम अपना एक सिस्टमैटिकली चल रहा है यहाँ पे। सो दिस इज रिक्वायर्ड। सो लेट अस क्विकली बिगिन। फर्स्ट जो आंसर है, ये 2 सवाल थे। पहला तो नेचुरल डिजास्टर हीट वेव में करना था, दिस इज इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी। और दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, 368 और उससे रिलेटेड चीजें। अब पहला आंसर लिखा है धर्मपाल। धर्मपाल इज बैक, बहुत ऑसम आंसर्स लिखता है धर्मपाल, दिस इज रियली रियली गुड। 2021-22 आईपीसीसी रिपोर्ट है, आईएमओ ने डिक्लेयर किया हीट वेव्स क्या होती है, ये हीट वेव्स होती है। सी, टू द पॉइंट, मार्च जून। अकॉर्डिंग टू आईएमडी डेटा क्या होता है, दीज आर फैक्ट्स। ज्योग्राफी में फैक्ट्स लिखने चाहिए, डेटा लिखना चाहिए, दिस इज देयर। एक स्टेटमेंट लिखो बैक्ड बाय डेटा हो। इम्पैक्ट बताया, ये सारे इम्पैक्ट्स हैं। मिटिगेट कैसे करें, इमीडिएट और लॉन्ग टर्म मेजर्स बताए, दिस इज रियली गुड, दिस इज देयर। एसडीजी 13 भी है। अब यहाँ हम एक मैप ड्रॉ कर सकते थे कि कहाँ हीट वेव का इम्पैक्ट इंडिया में ज्यादा दिख रहा है। विश्वजीत बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहा है। सी, ये डायग्राम कितना अच्छा है, दिस इज रियली गुड। ज्योग्राफी का मतलब ही होता है डायग्राम्स, चार्ट, फ्लो चार्ट, मैप्स, ये चीजें होना चाहिए, शुरुआत में ही है, दिस इज रियली गुड। देन फिर थ्योरी लिखा, हीट वेव क्या है, आईएमडी ने बताया, हेल्थ इंपैक्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव, वेरी नाइस। देन दिस इज रजिया, अमेंडमेंट, डे नंबर 9, ऑसम कंसिस्टेंसी, ऑसम राइटिंग, ऑसम कंटेंट, वेरी गुड। आर्टिकल 368 पार्ट 20 शुरू में ही बता दिया। फिर प्रोसीजर कैसा है, सी दिस इज स्टाइल इज गुड, डिफिकल्टी लेवल, बेसिक स्ट्रक्चर। प्रोसीजर क्या होता है, ये जो है ना इसी को फ्लो चार्ट बोला जाता है। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में आप कम शब्दों में ज्यादा चीजें बता पाते हो। See types of amendment. See, this is so good. Simple majority, special majority plus ratification by states. जिस मैटर में राज्य पे भी कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वहाँ 14 राज्य, 28 स्टेट्स हैं, 14 स्टेट्स का हामी जरूरी होता है। ये स्पेशल है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी, प्रेजेंट एंड वोटिंग। और सिंपल में नॉर्मल चीजें हो जाती है। जैसे स्पेशल क्या होगा, जैसे फंडामेंटल राइट है, दिस इज अ बिग थिंग, डीपीएसपी है, तो ये स्पेशल में आएगा। और जहां स्टेट्स भी इन्वॉल्व है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, 7th शेड्यूल, ये इधर स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए होगा। तो इस तरीके से 368 में सिंपल, स्पेशल और स्पेशल प्लस रेटिफिकेशन 3 होते हैं। फिर दूसरी मेजोरिटी भी होती है, एब्सोल्यूट होती है, मतलब टोटल का हाउस का 50% से ज्यादा। इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ हाउस है उससे 50% से ज्यादा। क्रिटिसिज्म एंड कंक्लूजन, वेरी नाइस, ये लक्ष्मीकांत में भी बहुत अच्छे से लिखा है और बहुत अच्छे से समराइज किया। बस अब इसी से एमसीक्यू बन जाएगा। दिस इज हीट वेव। हीट वेव क्या होता है, टेम्परेचर, टू द पॉइंट है, ज्योग्राफी, क्लासिफिकेशन, दिस मेजर अफेक्टेड रीजन। आप बहुत मन लगा के पढ़ाई करो, प्रीलिम्स अच्छे से निकालो, मेंस आपके लिए केक वॉक होने वाला है। कॉजेस, हीट डोम क्या है, दिस इज हीट डोम। इम्पैक्ट क्या है, स्टेप्स ऑफ मिटिगेशन, वेरी नाइस। स्नेहल, दिस इज रियली रियली गुड। व्हाट इज हीट वेव, हीट वेव क्या होता है, सी कितना अच्छे से अंडरलाइन किया है, दिस इज रियली रियली नाइस। 1 2 3 4। ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी सारी बताइए, 1 2 3 4। यहाँ एक डायग्राम होना चाहिए जो यहाँ पे आया, वेरी नाइस।
हीट है दिस। अगेन हैंड राइटिंग कॉन्टेंट इज एक्सीलेंट एंड लिखने का तरीका भी बहुत अच्छा है। मेजर्स टू मिटिगेट इट्स डिजास्टरसी, सिस्टमैटिक है, नीट एंड क्लीन है, वेरी नाइस। देन दूसरा था अमेंडमेंट आर्टिकल 368 पार्ट 20, किस तरीके से होता है, प्रोसीजर के बारे में बताया, गुड। जब अपन फोटो खींचते हैं ना तो ट्राई की शेक नहीं हो, हाथ हिलना नहीं चाहिए, तो उससे ना ये ब्लर नहीं होगी इमेज, एकदम क्लीन इमेज आएगा। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, ओके। और प्रॉपर लाइट में लेते हैं तो और अच्छे से आता है, सनलाइट बेटर है। देन दिस इज प्रियंका। प्रियंका ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है, नेचुरल डिजास्टर, योर हैंड राइटिंग इज अगेन गुड, हीट वेव क्राइटेरिया, देन कॉजेज मेजर्स, वेरी नाइस। असेस कैसे होता है, इफेक्ट कैसे होता है, एंड पावर आउटेज वगैरह है, वे फॉरवर्ड, वेरी गुड। देन दिस इज अमेंडमेंट आर्टिकल 368 पार्ट 20, प्रोसीजर क्या है, वेरी गुड। टाइप्स तो सी कितना अच्छे से रिवाइज किया, उसको अपने शब्दों में लिखा, एक्सेलेंट। आशा ने हीट वेव के ऊपर आंसर लिखा है, दिस इज नेचुरल डिजास्टर, वेरी गुड। सी कंटेंट अगेन एक्सीलेंट। आशा का भी प्रेजेंटेशन स्किल्स ऑसम। एनाटॉमी ऑफ हीट वेव क्या है, दिस इज सो नाइस। ये डायग्राम देखते ही ना आपको अबव एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे, इतना अच्छा डायग्राम है, वेरी नाइस। देन आईएमडी के बारे में डेटा बताया, कंटेंट एक्सीलेंट, हेल्थ इंपैक्ट, हीट क्रैम्प्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल आना चाहिए बिकॉज इस बार हीट वेव्स बहुत ज्यादा है। सी दिस डायग्राम, दिस इज बेस्ट आंसर, वेरी गुड। रीजंस व्हाई इंडिया एक्सपीरियंसिंग मोर हीट एंड इमीडिएट लॉन्ग टर्म मेजर्स, वेरी नाइस। देन दिस इज ममता, दिस इज 368, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट बताया, टाइप्स बताए, कैटेगरी 14, स्पेशल स्टेट्स, स्पेशल मेजोरिटी, क्रिटिसिज्म क्यों होता है, एक्सेलेंट। अब इसी से एमसीक्यू बनेंगे, वेरी नाइस। अब बहुत अच्छे से लिख रहे हो, इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करना है। सरोज, दिस इज अगेन गुड, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग दिस डॉक्यूमेंट, लिविंग डॉक्यूमेंट है ये, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली ऑर्गेनिक है, ये इवॉल्व होता है, इसमें अमेंडमेंट्स आते हैं, स्टैटिक नहीं है ये। दिस इज रियली गुड। प्रोसीजर क्या होता है अमेंडमेंट का, दिस चार्ट इज सो नाइस, वेरी गुड। आपका दिस प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे हैं, फ्लो चार्ट, इससे ना कम समय में हम ज्यादा चीजें बता पाते हैं, गुड। क्रिटिसिज्म है, एक्सीलेंट। शुभम, दिस इज अगेन एक्सीलेंट एज यूजुअल, शुरुआत में ही सीधा टू द पॉइंट है, 36820, आर्टिकल 368 थ्री वेज, वेरी गुड। वन बाय वन सारे पॉइंटर्स भी बताए, क्लासिफिकेशन भी कर दिया, दिस इज गुड, वेरी नाइस। डिजास्टर से रिलेटेड है, हीट वेव, आईएमडी, कॉजेज क्या है, जेट स्ट्रीम, सी ज्योग्राफी लिखा है, लू, हीट वेव, मेजर्स, शॉर्ट टर्म, एक्सीलेंट। रत्ता प्रिया, दिस इज अगेन गुड। सी नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, पहले वर्ड बताया, फिर हीट वेव बताया, फिर लोकेशन, सी दिस इज सो नाइस, दिस स्टाइल इज अगेन गुड। ये डायग्राम भी अच्छा है, एंड हीट वेव जोन ऑफ इंडिया भी बताया, वेरी नाइस। न्यूज में क्यों है, हीट वेव क्या है, इंडिविजुअल, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, एक्सेलेंट। देन दिस इज अमेंडमेंट, प्रोसीजर कैसे होता है, वन बाय वन सारी चीजें लिखी है आपने, वेरी नाइस। दिस सारे पॉइंटर्स, स्पेशल मेजोरिटी और रेटिफिकेशन स्टेट्स का। आकांक्षा, हीट वेव इज अगेन गुड, किस तरीके से इसकी ज्योग्राफी, भूगोल क्या है, मानदंड मापदंड क्या होते हैं इसके, मान पैरामीटर्स क्या होते हैं। देन दिस इज रिपोर्ट्स, आईपीसीसी इज अगेन इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आएंगे। इससे इकोनॉमिक और बहुत सारे डैमेजेस होते हैं, एंड कंक्लूजन, एक्सीलेंट। सी पुष्पेंद्र, दिस इज सो गुड, आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, आंसर्स फ्रेम भी बहुत अच्छे करते हो आप। हीट वेव क्या है, दिस इज गुड। सी हीट वेव के डिफरेंट मानदंड क्या हैं, दिस इज गुड। कंटेंट है सीधा टू द पॉइंट, प्रभाव है, कारण है, परिवर्तन, जलवायु, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है हीट वेव का सवाल, बचने के उपाय हैं, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड। इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स, कुछ ने आंसर राइटिंग रिज्यूम किया, वेरी गुड। डे नंबर 36। सो व्हाट इज अमेंडमेंट, अमेंडमेंट रिलेटेड आपने सारे पॉइंटर्स बताए, दिस इज गुड। इंडिया का केस, लक्ष्मीकांत बुक से इसी तरीके से अच्छे से चैप्टर पढ़ना है, लिखना है, समराइज करना है, और इस प्रोसेस से हमारा बहुत अच्छे से सिलेबस भी कवर होगा और दूसरे एस्पेक्ट्स भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अदिति, दिस इज रियली गुड, आर्टिकल 368 सी, केशवानंद भारती केस, प्रोसीजर क्या है, वेरी गुड। अब बहुत अच्छा आंसर लिख रही हो, बहुत एफिशिएंट आंसर लिख रही हो, इसी टाइप से आपको रियल एग्जाम में भी लिखना है, ओके। दिस इज रियली रियली गुड। देन ये हीट वेव्स पे है, दिस इज इम्पैक्ट एंड कैसे फॉर्म हुआ इंडिया का, देन दिस इज मिटिगेशन, वेरी नाइस, दिस इज रियली रियली गुड। कविता, दिस इज वेरी गुड, अमेंडमेंट्स ऑफ द अमेंडमेंट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के,
368, सी दिस स्टाइल इज गुड। प्रोसीजर कैसे होता है, टाइप्स क्या हैं, वेरी नाइस। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, क्रिटिसिज्म क्या है, फिर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी बताए, इससे सवाल आते हैं। 42nd बहुत इंपॉर्टेंट है, 44th बहुत इंपॉर्टेंट है, 86th, 91st, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड। देन धनाक्षी, दिस इज रियली गुड। क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, सी सच अ गुड स्टाइल। हीट वेव क्या होता है, फिर डायग्राम भी है, फिर उसको ऐसे एक्सप्लेन भी कर दिया। सरफेस विंड्स, हॉट वेदर, वेरी गुड। लू है, देन हीट वेव्स हैं, देन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करें, वेरी गुड। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट का तरीका, प्रोसीजर, वेरी नाइस। देन डीपीएसपी एंड ऑल, गुड। देन मीनू, दिस इज अगेन गुड। डे 43, इंट्रोडक्शन में हीट वेव बताया, आईपीसीसी रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट, इम्पैक्ट क्या है, सी दिस डायग्राम, गुड। डायग्राम्स बहुत जरूरी होते हैं ज्योग्राफी में, गुड। देन वे फॉरवर्ड, वेरी नाइस। देन दिस इज सेकेंड वन, अमेंडमेंट प्रोसीजर, गुड। देन स्पेशल मेजोरिटी एंड दिस इज रियली गुड। क्रिटिसिज्म, इससे सवाल आना चाहिए, अमेंडमेंट। प्रियंका, वेरी एलैबोरेट आंसर वंस अगेन। आर्टिकल 368 क्या है, बहुत मेहनत से आप पढ़ाई कर रहे हो, इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट है, प्रोविजंस क्या है, और इनको रिवाइज भी करना है अच्छे से। प्रोविजंस, इससे सवाल बनते हैं। क्रिटिसिज्म, वेरी गुड। केसी वेरे ने कहा था गुड बैलेंस होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, तो हमेशा बैलेंस्ड पर्सनालिटी होनी चाहिए, बैलेंस्ड। सरोज, दिस इज रियली गुड। अब हीट वेव क्या है, बड़ा अच्छा सा डायग्राम बनाया अपन ने, इसको ऑर्डर से हम अरेंज करें। आई थिंक ये बाद का पेज है। स्टेप्स क्या है, इमीडिएट स्टेप्स क्या है, लॉन्ग टर्म, सी द डायग्राम। ज्योग्राफी मतलब डायग्राम्स, गुड। ये पहला पेज था आईएमडी। सी आपका स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छा है, कंटिन्यू करो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, दिस इज रियली गुड। अनुराग, आप भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, दिस इज एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर। सी ऐसे कीवर्ड्स शुरू में आ जाते हैं ना, वो डायरेक्शन सेट कर देते हैं कि इस स्टूडेंट को पता है एक्चुअली क्या है हीट वेव। मार्च एंड जून, दिस इज गुड। क्राइटेरिया, फैक्ट्स हैं। देन हीट वेव कैसे बना, हेल्थ इम्पैक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म, वेरी नाइस। देन एनडीएमए, डूज एंड डोंट्स, एक्सीलेंट। शिखा, डे नंबर 8, आई एम सो हैप्पी, दिस इज हीट वेव, हैजार्डस एंड मार्च। सी दिस मैप, दिस इज सो गुड, कलरफुल है, दिस इज रियली गुड। हीट वेव का क्राइटेरिया क्या है, वेरी नाइस, डायग्राम भी है। लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं और इमीडिएट मेजर्स हैं। अक्लिमेटाइजेशन, अक्लिमेटाइजेशन। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट के बारे में बताया, सिंपल, दिस स्टाइल इज गुड। डिफ्रेंशिएट किया, क्रिटिसिज्म, कंक्लूजन। यू स्टॉप द नेशन ग्रोथ ऑफ लिविंग वाइटल ऑर्गेनिक पीपल, तो कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस होना चाहिए, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अनुराग, दिस इज रियली गुड। ये बड़ा आसान आसान सी चीजें हैं, बट हम लिखते नहीं है ना, तो चीजों में कंफ्यूजन होता है, वो सेटल नहीं होती, इसलिए लिखें और कंसोलिडेट करें, रिवाइज करें, दिस इज वेरी गुड। शुभांगी, दिस इज अगेन सो नाइस, दिस इज इंट्रोडक्शन एंड दिस इज पार्ट 22। सी क्लॉज 1, क्लॉज 2 बहुत एलैबोरेट है और आप बहुत मेहनत से पढ़ रहे हो, दिस इज रियली गुड। फेडरल प्रोविजंस भी बताया, सी द प्रेजेंटेशन, दिस इज रियली गुड। जो प्रिसाइजनेस है वो बहुत अच्छी है इस कॉपी की। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल 368, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, सी दिस इज वंडरफुल। एंड सारे आर्टिकल्स रिलेटेड भी बताया आपने, स्पेशल मेजोरिटी, लिमिटेशंस, कंक्लूजन, दिस इज रियली रियली गुड, वेरी नाइस। देन हीट वेव, सी डायग्राम शुरू में आना चाहिए, दिस इज रियली गुड। हीट डोम क्या होता है, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आईएमओ, वेरी गुड। थ्रेड्स क्या है, हीट एग्जॉशन, क्रैम्प्स एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स, गुड। इंद्रानी, यू आर बैक, दिस इज रियली गुड, वेरी गुड आंसर। इंट्रोडक्शन एंड दिस इज सी अमेंडमेंट, कितने अच्छे से ये सारी चीजें बताई। आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है। सिंपल मेजोरिटी से क्या होता है, ये याद रहने चाहिए, सिंपल, कई बार ये पूछे गए, इससे ये सिंपल मेजोरिटी का है या स्पेशल का है, लाइक दैट, गुड। प्रियंका, दिस मैप इज गुड। पूरा हीट वेव कहाँ पर है, ज्योग्राफी का मतलब मैप, ज्योग्राफी का मतलब डायग्राम, वेरी गुड। इंडियन मेट्रोलॉजिकल हीट डोम, दिस इज एक्सीलेंट, वेरी गुड। बहुत डिटेल एंड एलाबोरेट आंसर है। मैप भी बनाया अर्बन हीट आइलैंड का, डिफ्रेंशिएशन, मिटिगेशन के बताए, कॉन्स्टिट्यूशन भी बताया, दिस एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एक्सीलेंट। तो इसी को मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकिंग बोलते हैं, गुड। नेचुरल डिजास्टर्स, रिया, दिस इज रियली गुड। हीट वेव्स क्या होते हैं, क्राइटेरिया एनडीएमए का, सी टू द पॉइंट। ज्योग्राफी के ना जो टेक्निकल साइंस बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं उसमें ये चीज़ बड़ी काम आती है। अब सीधा सीधा फैक्ट्स भी लिख दो ना इंपॉर्टेंट, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वर्बोसिटी नहीं हो तो चलेगा। हीट वेव्स, कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कैसे है, सी डायग्राम। ज्योग्राफी का मतलब डायग्राम, इम्पैक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट।
देन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बताया, वेज बताया, सिंपल मेजोरिटी, वेरी नाइस। हरजिंदर, दिस इज रियली गुड। व्हाट इज डिजास्टर? अभी कितना सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। डिजास्टर क्या होता है? नेचुरल डिजास्टर, आईएमडी, इम्पैक्ट, देन इमरजेंसी किट, लॉन्ग टर्म, वेरी नाइस। आकांक्षा, दिस इज संवैधानिक संशोधन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फेवरेट एरिया है यूपीएससी का। संशोधन रिलेटेड बातें बताई, वेरी गुड। शीतल, दिस इज अगेन गुड। हीट वेव क्या है? बेस्ड ऑन डिपार्चर, वार्म नाइट, ज्योग्राफी एक्सप्लेन किया। मर्क्यूरी एंड वार्म, वेरी नाइस। इससे एमसीक्यू आएंगे। हीट वेव कैसे बनता है? वेयर इज द डायग्राम? देन दिस इज टेम्परेचर, स्किन पे क्या इम्पैक्ट है? हीट वेव को भी आप बताओ, इंडिया का मैप ड्रॉ करके किस एरिया में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। गुड, वेरी नाइस। आईपीसीसी बहुत इलेबोरेट है, आईपीसीसी भी है, इसको रिवीजन अच्छे से करना है। वेरी नाइस। दमन, दिस इज अगेन गुड। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी, एक फाइन बैलेंस होना चाहिए जो इंडिया में है। अमेंडमेंट का स्पेशल मेजोरिटी, रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, डिफरेंट क्राइटेरिया, वेरी गुड। बनानी, दिस इज अगेन गुड। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वेरी गुड। आप बहुत रेगुलरली लिख रहे हो, इस तरीके से हमारा सिलेबस भी बहुत स्पीड से कवर हो रहा है और सारा हैंड रिटन, हम खुद के नोट्स बन रहे हैं, तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे रिवीजन के टाइम पे। सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल, वेरी गुड। कंक्लूजन, देन ये है हीट वेव पे, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये हीट वेव। अब ज्योग्राफी का मतलब होता है डायग्राम, मैप और डायग्राम तो होना ही चाहिए यहाँ पे। बाकी कंटेंट बहुत अच्छा है, आईपीसीसी, एमओईएफ, सीसी। देन राम नरेश, मैप हम थोड़ा सा बेटर करें, स्पेशली देखो एक हाफ करेक्ट है, ये जो बीच से लाइन ड्रॉ करे, राइट हाफ इज गुड, बट लेफ्ट हाफ डिस्टॉर्टेड है, इधर ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। हीट वेव का बाकी कंटेंट देखो कितना अच्छा है आपका, दिस इज रियली गुड। हीट वेव क्या है, टाइप्स क्या है, जनरेट कैसे हुआ, ज्योग्राफी क्या है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, वे फॉरवर्ड, एक्सेलेंट। सपना, वेरी गुड। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन एवरीथिंग, इट कीप्स यू मूविंग और हेल्प यू इन अडॉप्टिंग न्यू, फैंटास्टिक। एंड दिस इज द थीम ऑफ अमेंडमेंट, समय के साथ बदलाव। सिंपल मेजोरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी गुड। आप बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो, इसी तरीके से ज़्यादा लिखो आप, लिखने से स्टेबिलिटी आती है, ये चीज़ ज़्यादा रिटेन होती है हमें। ओके, सो ये सारे सबमिशंस थे और आज ये दो सारे क्वेश्चंस हमें तैयार करने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।